शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कहिए कहाँ तक क्या क्या हो गया था? रिप्रोडक्शन चल रहा था। ओ अच्छा, चलिए। कहाँ तक हो गया था इसमें, कहाँ तक? यहाँ तक हो गया है। ओके ओके। चलिए दोस्तों, बिहार के राजनीति का निडिल घूम चुका है अब। और कल बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। और आशा है कि आप लोग नए राजनीतिक विचारधारा को कम से कम पढ़ने का कोशिश तो जरूर करेंगे। ठीक है, तो अब शिक्षित और सशक्त बिहार बनाने की, ध्यान रखिएगा, हम कोई चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं और ना ही करें कि आप लोग किसी को वोट दीजिए। जिसको मन होता है उसको वोट दीजिए, अपनी पसंद से वोट दीजिए, ये आपका राजनीतिक अधिकार है जो भारतीय संविधान ने आपको फ्री में प्रदान किया है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। 2 मिनट बात करते, उसके बाद क्लास चालू करते। शांत हो जाइए। क्या हुआ? हाँ, चलिए अब सुन लीजिए। 2 मिनट, बस 2 मिनट आपका समय लेंगे और आशा करते कि आप लोग सुनिएगा। हाँ, बस 2 मिनट। और कल यानी पिछला कल जो नई राजनीतिक पार्टी बनी है बिहार में, उनके बारे में आपको तो पता होगा ही होगा कि पता नहीं है। चलिए, और ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हम लोग शिक्षित हैं और कुछ भी करेंगे अपने मस्तिष्क से करेंगे, है कि न है? इस बात पर सब सहमत है कि न है? आजकल जो है फैन बनने का परंपरा चला है। ठीक है, हम इसका फैन है, हम उसका फैन है। तो फैन बनने की परंपरा से ऊपर उठना है, क्योंकि जब आप किसी का फैन बन जाते हैं ना, तो आपका अपना वजूद मिट जाता है। इसलिए जो नई विचारधारा की साथ नई पार्टी बनी है, हम सिर्फ कहते हैं कि आप लोग उसके विचारधारा को पढ़िए, अपने मन और मस्तिष्क से तर्क कीजिए और अपने तर्क के आधार पर फैसला कीजिए कि वो सही है या गलत है। और बेशक आप लोग योग्य और पूरी तरह से सक्षम है कि गलत क्या है और सही क्या है, इसके बीच हम अंतर कर पाए। इसलिए दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट है कि नई विचारधारा के साथ जो पार्टियां बनी, कल हम नाम भी नहीं लेंगे, नहीं तो कहिएगा आप लोग प्रचार कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से ही बोल रहे हैं, उसके बारे में जरूर पढ़िए। हम सिर्फ पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे आप वोट दीजिए उस पार्टी को। सिर्फ उसके विचारधारा को आप पढ़िए और बिना किसी का फैन हुए अपने वजूद के आधार पर अपने मन और मस्तिष्क के साथ तर्क करके
उस विचारधारा की बातों को सही या गलत में भेद कीजिए, और अगर आपको जरा सा भी सही लग रहा है तो सशक्त और शिक्षित बिहार बनाने में अपना अहम योगदान दीजिए। और दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, और ध्यान रखिएगा एक बात है कि अपने जीवन काल में सशक्त और शिक्षित बिहार देखना है तो पुरानी विचारधाराओं को ठोकर मार देना ही सबसे उचित समय है। ठीक है, अपने और मन और मस्तिष्क से तर्क करके सब सही रास्तों पर आप लोग पहुंचिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, वरना गांधी के रास्ते पर चल करके गांधी के साथ कितने छल किए हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम ले लेकर उनके विचारधाराओं को कुचलने का प्रयास तो आज दिन ब दिन हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो सवाल यह है कि देश जिस शर्तों के साथ स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस देश की कल्पना की थी, क्या आज वो देश हमारे पास है? नहीं है, नहीं है। और सिर्फ एक डाटा बता रहे हैं कि बिहार में आज भी पूरे भूमि पर केवल 40% लोगों का कब्जा है, 60% लोग भूमिहीन है। आखिर 60% लोग भूमिहीन है, किसके कारण है? किसका कब्जा है भूमि पर? तो क्या लगता है कि भूमि का समान बंटवारा नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। खास वर्ग के लोगों ने जो भूमि पर कब्जा किया हुआ है, अब वो समय है कि उस कब्जों से मुक्त करके भूमि का सामाजिकता के साथ वर्गीकरण करके हर लोगों को भूमि उपलब्ध किया जाए। आप जानते हैं दोस्तों, आपको हम एक डाटा बता रहे हैं, बीघा का बीघा जमीन सरकारी है, फिर भी लोगों को भूमिहीन किया जा रहा है। हर गांव में, हर शहर में एकड़ का एकड़ जमीन सरकार के पास है, लेकिन सरकार उस जमीन को भूमिहीन को अब तक नहीं दिया है। यह किसकी गलती है? आपको लगता है कि कम से कम हम किसी का भूमि न छीने तो कम से कम सरकारी भूमि को तो भूमिहीन को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए है? और स्थिति यह है दोस्तों, भूमि तो छोड़िए, जो भूमि सरकार की है वो भूमि भी उसको दिया जा रहा है जिसके पास पहले से भूमि है, और यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। समाज का एक खास वर्ग के समाज पूरी तरह से भूमिहीन है, न तो उसे भूमि दिया जा रहा है, न ही सरकारी भूमि पर उसको बसाया जा रहा है। यह हकमारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हकमारी छिपा हुआ आपसे? तो इसलिए दोस्तों, सशक्त बिहार तब तक नहीं बनेगा जब तक भूमि में सुधार नहीं होगा। इसलिए आप लोग अपने मस्तिष्क से किसी का फैल न होते हुए सोचिए, समझिए कि आखिर 60% लोग भूमिहीन क्यों है, और अगर 60% लोग भूमिहीन है तो सरकार इतने अधिक भूमि पर कब्जा करके क्यों बैठी हुई, इसको क्यों नहीं बंटवारा कर रही है? जबकि आप जानते हैं कि संविधान के प्रस्तावना में किसका है? समाजवाद का उल्लेख है कि नहीं है? क्या वो लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भूमि का समान वितरण होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आवाज उठाइए दोस्तों, तब होगा, तब होगा, नहीं तो आप अपने जीवन काल में, ध्यान दीजिए, आप अपने जीवन काल में यही अशिक्षित और असशक्त बिहार को देखते देखते रह जाइएगा। आइए दोस्तों, अब हम बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। और अब बात मत करिए, बात मत करिए। हमारी कोशिश है कि क्लास में सारी बात याद हो, आपको क्लास में सारी बात याद हो। तो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम पौधे के बाह्य संरचनाओं के बारे में पढ़ते हैं, और बाह्य संरचनाओं के अंतर्गत जड़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, और आपको बताए थे कि कुछ पौधे के जड़
भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग तरह के हो जाते हैं, वो सामान्य जड़ों के तरह नहीं दिखते। यानी कई पौधे के जड़ों का मॉडिफिकेशन हो जाता है। जो मूसला जड़ है उसका मॉडिफिकेशन तुर्क रूपी, कुंभी रूपी, शंकु रूपी और न्यूमेटाफोर के रूप में होता है। गाजर में कैसा जड़ है? शंकु रूपी जड़ है। गाजर में कैसा जड़ है? शंकु रूपी जड़ है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि जो अपस्थानिक जड़ है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि अपस्थानिक जड़ क्या होता है। जो अपस्थानिक जड़ है, उस अपस्थानिक जड़ के कार्य बड़ी विस्तृत हैं। अपस्थानिक जड़ पौधों में भोजन संचय का भी कार्य करते हैं। अपस्थानिक जड़ पौधे को सीधे खड़े होने रहने में भी मदद करते हैं, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहायता भी प्रदान करते हैं। और कुछ अपस्थानिक जड़ पौधों को जैविक कार्य करने में मदद करते हैं। अपस्थानिक जड़ों के कार्य बड़ी विस्तृत है और तरह तरह के अपस्थानिक जड़ अलग अलग तरह से मॉडिफाइड होते हैं, रूपांतरित होते हैं। ऐसे अपस्थानिक जड़ जो पौधों में भोजन संचय का कार्य करते हैं, उस जड़ का मॉडिफिकेशन कैसे कैसे होता है ये आपको बता चुके हैं। आज हम समझेंगे कि ऐसे अपस्थानिक जड़ जो पौधों को यांत्रिक सहायता पहुंचाते हैं, यानी कि पौधों को भूमि पर खड़ा रहने में मदद करते हैं, वो अपस्थानिक जड़ कितने कितने प्रकार के होते हैं। भोजन संचय करने वाला अपस्थानिक जड़ को देख लिए जी। शकरकंद में कैसा जड़? कैसा? कंदील। अंगूर करेला में, मनिका में जड़, आम हल्दी में, डहेलिया में, पुलकित डहेलिया में पुलकित जड़ पाया जाता है। याद हो गया है ना? एकदम जो एग्जाम्पल दिया हुआ वो एग्जाम्पल रट कर चट जाना है। ऐसे अपस्थानिक जड़ जो यांत्रिक सहायता, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करते हैं, वो जड़ कितने प्रकार के होते हैं। उस जड़ का पहला प्रकार है दोस्तों प्रॉप रूट। और प्रॉप रूट वो रूट होते हैं जो कहां से निकलते हैं? तनों से विकसित होते हैं। प्रॉप रूट कहां से विकसित होते हैं? तनों से। इसको कहते हैं स्तंभ मूल। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? स्तंभ मूल। और ये पाया जाता है दोस्तों बरगद में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? आप बरगद के, विशाल बरगद के पेड़ के तने से जो जड़ निकलते हुए देखे हैं? बिल्कुल दोस्तों, विशाल बरगद के पेड़ के तने से जो जड़ निकलते हैं सीधे मिट्टी में जाते हैं और तने को, विशाल बरगद के तने को पूरी तरह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करते हैं। उस तने से निकलने वाले बरगद के जो जड़ हैं, उस जड़ को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रॉप रूट कहते हैं। तो ऐसे अपस्थानिक जड़ जो यांत्रिक सहायता पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसका पहला प्रकार स्तंभ। स्तंभ का मतलब ये होता है क्या? स्तंभ मूल मतलब तनों से निकला मूल, तनों से निकला जड़। स्तंभ मूल किसमें पाया जाता है? बरगद के तने से निकलने वाले जड़ जो सीधे भूमि में प्रवेश करते उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रॉप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉप रूट कहते हैं। दूसरा है दोस्तों आपका स्टील रूट। स्टील रूट दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं अब स्तंभ मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब स्तंभ मूल कहते हैं। स्टील रूट अब स्तंभ मूल।
अब स्तंभ मूल, अब ये जड़ क्या होते हैं? ये जड़ मुख्य तने के निचले हिस्से से निकलते हैं। ये जो स्टील रूट है, ये पौधों के मुख्य तने, पौधों के मुख्य तने से, पौधों के मुख्य तने से निकला जड़ है। पौधों के मुख्य तने से निकला जड़ है। पौधों के मुख्य तने से निकला जड़ है। और आप मक्का के पौधा को जरूर देखे होंगे। मक्का में एक ही मुख्य तना होता है, एक ही मुख्य तना होता है, और उस मुख्य तने के निचले हिस्से से इस तरह का जड़ निकलता है जी। ऐसा जड़ मक्का के अलावा गन्ना में भी मिलता है दोस्तों। किसमें मिलता है? मक्का के पौधा को देखे होंगे, गन्ना के पौधा को देखे होंगे। इन पौधों में एक ही तने होते हैं, और मुख्य तने के निचले हिस्से से निकलने वाले जड़ जो मुड़कर सीधे जमीन में प्रवेश कर जाती है, इस जड़ को क्या कहते हैं? स्टील रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टील रूट कहते हैं। मुख्य तने के निचले हिस्से से निकला जड़ जो मुड़ करके जमीन में प्रवेश कर जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्टील रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टील रूट कहते हैं। क्लियर हो गया? सीधा क्वेश्चन पूछेगा, मक्का और गन्नों में कैसा जड़, मक्का और गन्ना के कैसा जड़ अपस्थानिक जड़ है? स्टील रूट दोस्तों। स्टील रूट बरगद में प्रॉप रूट, बरगद में प्रॉप रूट। तीसरा है क्लिम्बिंग, तीसरा है क्लिम्बिंग रूट, और इसे क्या कहते हैं? आरोही जड़, आरोही जड़, क्लिम्बिंग रूट। क्लिम्बिंग, क्लिम का मतलब क्या होता है? लटकना। यानी क्लिम्बिंग रूट उन पौधों में पाए जाते हैं जो पौधे कमजोर होते हैं, कमजोर होते हैं, सीधे खड़े रहने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे पौधे जो कमजोर होते हैं, सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं, उन पौधों के तनों के पर्व संधि से, तनों के, अभी तुरंत हम बताएंगे तनों का पर्व संधि क्या होता है, लेकिन आप याद रखिए कि ये जो क्लिम्बिंग रूट है, ये कमजोर पौधे में होते हैं। किस पौधे में होते हैं? क्लिम्बिंग रूट जो है ये कमजोर पौधे में होते हैं। क्लिम्बिंग रूट जो होते हैं ये कमजोर पौधे में होते हैं। कमजोर पौधे जिसको हम लता भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लता भी कहते हैं। और कमजोर पौधे के तना के पर्व संधि से निकलते हैं। कौन से निकलते हैं? तनों के पर्व संधि से निकलते हैं। तनों के पर्व संधि से निकलते हैं। और इस, जैसे कि ये तनों है दोस्तों, तनों में जहां पर से पत्ती निकलते हैं ना, जहां से पत्तियां निकलते हैं, जहां से पत्तियां निकलते हैं दोस्तों, उसी भाग को क्या कहते हैं? उसी भाग को कहते हैं पर्व संधि। क्या कहते हैं? पर्व संधि। तो ये जो जड़ होते हैं ये तना के पर्व संधि से निकलते हैं दोस्तों। तना के पर्व संधि से निकलते हैं और पौधों को ऊंचे जगहों पर चढ़ने में मदद करते हैं, ऊंचे जगह चढ़ने में मदद करते हैं। और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा दोस्तों, ये आरोही जड़ किसमें पाया जाता है? पान के पौधा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लियर हो गया? तो ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, एक मिनट। क्या क्या? ना, नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे अपस्थानिक जड़ जो यांत्रिक सहायता पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। स्तंभ मूल किसमें पाया जाता है? बरगद में। अवस्था मूल किसमें पाया जाता है? आरोही मूल किसमें पाया जाता है? आरोही मूल किन पौधे में पाए जाते हैं? कमजोर या मजबूत? कमजोर पौधे में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पर सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है। प्रॉप रूट किसमें होता है? स्टील रूट किसमें होता है? मक्का। और क्लिम्बिंग रूट किसमें होता है? पान में। क्लिम्बिंग रूट किसमें होता है? पान में। क्लिम्बिंग रूट पीपल के पौधों में भी होते हैं। ठीक है? पीपल के पौधे में क्या होते हैं कि कुछ पौधे के तनों जो है ना, वो सीधे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और पीपल के कमजोर तनों में क्या हुआ?
अच्छा, आ जाएगा आ जाएगा। पीपल के कमजोर तनों से भी ये आरोही जड़ निकलते हैं। कभी कभी जो तना को गिरने से बचाते हैं दोस्तों, तना को गिरने से बचाते हैं, मुख्य पौधे के से गिरने से बचाते हैं। तो पीपल में भी आरोही मूल की उपस्थिति होती है, लेकिन उसके तना को सहायता प्रदान करने के लिए होता है, पूरे पौधे को सहायता प्रदान के लिए नहीं होता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो ऐसे अपस्थानिक जड़, ऐसे अपस्थानिक जड़ ऐसा है। पंखा को इधर लगाओ तो इधर पंखा चल रहा है जी, तुम समझता नहीं जी। लगा दो, इधर लगा दो, हवा नहीं लग रहा है सबको, ठीक है? सबको ना हवा लगेगा जी। हाँ, नौकरी के बाद एसी लगा लीजिएगा, और क्या। क्लियर? बात समझ गए? तो ऐसे अपस्थानिक जड़ जो यांत्रिक सहायता पहुंचाने के कार्य करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? प्रॉप रूट किसमें? स्टील रूट किसमें? क्लिम्बिंग रूट, क्लिम्बिंग रूट। कोई दिक्कत नहीं, बस आपको याद क्या रखना है, बहुत चीज याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि बरगद के पेड़ में प्रॉप रूट, मक्का गन्ना में स्टील रूट, स्टील रूट केवड़ा के पौधों में भी पाया जाता है। पान और पीपल में क्लिम्बिंग रूट, पान और पीपल में क्लिम्बिंग रूट। क्लियर? अब आते हैं दोस्तों कि ऐसे अपस्थानिक जड़ ऐसे, एक कुछ लोग पूछ रहे हैं केवड़ा का पौधा कैसा होता है जी? पौधे के तरह होता है, जड़ तना पत्तियां होता है, ठीक है ना? पौधों की पहचान नहीं हो पा रही तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत, क्योंकि आप जिस एंजियोस्पर्म का मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें 2.5 लाख पौधे हैं। कितना? क्या 2.5 लाख पौधों की पहचान हमसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्तों हमें पौधा का नाम याद रखना है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अपस्थानिक जड़ जो पौधों को जैविक कार्य करने में मदद करते हैं। नोट में थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है? जैविक कार्य समझते हैं ना? सजीवों के शरीर में होने वाला वो कार्य जो सजीव के जिंदा रहने के लिए क्या है, जरूरी है, जो सजीव के जिंदा रहने के लिए क्या है, उसे हम जैविक कार्य करते हैं। जैसे श्वसन एक जैविक कार्य है, पोषण एक जैविक कार्य है, उत्सर्जन एक जैविक कार्य है। तो कुछ अपस्थानिक जड़ जो होते हैं वो पौधों को जैविक कार्य करने में मदद करते हैं, और जैविक कार्य में मदद करने वाले, जैविक कार्यों में मदद करने वाले अपस्थानिक जड़ कैसे कैसे हो सकते हैं? तो पहला टाइप इसका सकिंग रूट। पहला क्या है दोस्तों? सकिंग रूट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चूसन मूल, चूसन मूल। अब देखिए ऐसा जो है दोस्तों, ये किस पौधे में होते हैं? परजीवी पौधा में। सबसे पहले अगर पूछ रहे, फिर आप लोग याद करने के मूड में नहीं है। आप क्या चाहते, घर पर भी याद करना पड़े, रटना पड़े पूरा जोर शोर से? तो फिर साथ दीजिए दोस्तों, साथ दीजिए। आप लोग समझदार हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं आप लोग, इसलिए कोशिश करिए। हम भी कोशिश करते हैं आपको क्लास में सारी बात याद हो। तो चूसन मूल, सकिंग रूट किन पौधों में पाया जाता है? परजीवी पौधा में। अब आप कहिएगा परजीवी पौधा तो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, परजीवी कब से होने लगा? तो दोस्तों कुछ पौधे हैं जो परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों
एक उदाहरण, फिर बातचीत नहीं। चंदन का पौधा और एक दूसरा अमरबेल का पौधा। चंदन और अमरबेल। चंदन का पौधा जो होता है दोस्तों, ये आंशिक मूल परजीवी होता है। आंशिक मूल का मतलब जड़, मूल का मतलब जड़, परजीवी। और दोस्तों अमरबेल जो होता है ये पूर्ण मूल परजीवी होता है। चंदन का पौधा क्या होता है? आंशिक मूल परजीवी, मतलब चंदन के पौधे का कुछ जड़ अपने आसपास के पौधों के जड़ से जुट जाते हैं। बात समझे? चंदन के पौधे के जो जड़ होते हैं उसमें कुछ जड़ अपने आसपास, यानी चंदन के पौधा के आसपास जो अन्य पौधा है उसके जड़ से जाकर क्या होता है? जुट जाता है। और अन्य पौधे मिट्टी से जो पोषण ग्रहण करते हैं उसे चंदन का पौधा अपने तरफ खींच लेता है। अमरबेल क्या है? पूर्ण मूल परजीवी। अमरबेल लता वाला पौधा है और इस पौधा में जड़ होता ही, ये पूरी तरह से दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं। इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होते, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करते। अमरबेल के पौधे के पत्ते पीले पीले होते हैं, क्लोरोफिल उसमें नहीं होते, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। और अमरबेल हमेशा दूसरे पौधे पर चढ़ जाते हैं दोस्तों। इसमें जड़ का पूरी तरह से अभाव होता है, ये पूरी तरह से दूसरे के जड़ पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन चंदन कुछ हद तक अपने जड़ पर डिपेंडेंट होते हैं और कुछ हद तक दूसरे पौधे के जड़ों से संपर्क स्थापित कर लेते हैं। तो चंदन के जो जड़ होते हैं उसमें पाया जाता क्या? चूषण मूल। वो आसपास के पौधे के जड़ों से संपर्क स्थापित कर लेते हैं और फिर अपने चूषण मूल के द्वारा उसके पोषक तत्वों को सीधे अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और अमरबेल का जो चूषण मूल है, अमरबेल का चूषण मूल सीधे अमरबेल जिस पौधा पर लटका हुआ है उसी पौधा में चूषण मूल को सीधे जाइलम फ्लोएम तक पहुंचा देता है। अमरबेल का चूषण मूल जिस पौधे पर अमरबेल आश्रित है उस पौधे के जाइलम उस पौधे के फ्लोएम में घुसा देते हैं दोस्तों। और आप जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम एक ऐसे ऊतक है जिससे भोजन पोषण जल खनिज लवण सब कुछ आते जाते रहता है। और अमरबेल अपने चूषण मूल के सहायता से ही दूसरे पौधे के जाइलम से जल खनिज लवण खींच लेता है, फ्लोएम से भोजन खींच लेता है। तो ये जो चूषण मूल है, सकिंग रूट है दोस्तों, ये पाए जाते हैं परजीवी पौधे में। परजीवी पौधे में अमरबेल परजीवी पौधा, और अमरबेल कैसा परजीवी पौधा है? पूर्ण मूल परजीवी, यानी पूरी तरह से दूसरे के जड़ पर आश्रित। अमरबेल का चूषण मूल, अमरबेल में चूषण मूल होते हैं और अमरबेल अपने इस चूषण मूल को दूसरे पौधे के जाइलम और फ्लोएम में प्रवेश करा देते हैं और फिर जाइलम और फ्लोएम से भोजन जल खनिज लवण खींच लेते हैं अमरबेल, और इसी तरह से अपना पूरा जीवन यापन व्यतीत करते हैं। और चंदन तो अपने जड़ का कुछ हिस्सा दूसरे पौधे के जड़ों के साथ सटा करके रिलेशन स्थापित कर लेते हैं और फिर अपने चूषण मूल के सहायता से दूसरे पौधे का पोषक तत्व खींचते रहते। तो क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो आपसे पूछेगा चंदन क्या है? आंशिक मूल परजीवी। अमरबेल क्या है? आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से परजीवी। पौधे में जीवन यापन के लिए कौन से अपस्थानिक जड़ पाए जाते हैं? कौन से अपस्थानिक जड़ पाए जाते हैं? याद हो गया कि नहीं? चंदन क्या है? आंशिक मूल परजीवी। अमरबेल क्या है? पूर्ण मूल परजीवी। परजीवी पौधे में कौन से अपस्थानिक जड़ होते हैं? परजीवी पौधे में कौन से अपस्थानिक जड़ होते हैं? क्लियर हो गया? याद हो गया? यही तो है हमारी खास विशेषता है। हल्ला करिएगा कल, लेकिन एक भी आदमी सपोर्ट के लिए आप लोग नहीं पहुंचे। हम खोज रहे थे कौन जाना पहचाना चेहरा, दूसरा पर आई दोस्तों।
दूसरा रिस्पायरेटरी रिस्पायरेटरी रूट रिस्पायरेटरी रूट। आइए दोस्तों, रिस्पायरेटरी रूट यानी कि श्वसन मूल। श्वसन मूल पर आइए, श्वसन मूल पर आइए। अब जैसे दोस्तों क्वेश्चन बैंक का क्लास नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और मेरा भी होगा। अभी साइंस में थोड़ा कम क्वेश्चन है, सोचिए एक के बार उतरेंगे, ठीक है। हाँ, हमको लेट लगेगा जी। अब वैसे आप लोग को आधा क्वेश्चन पढ़ती है, ठीक है। रिस्पायरेटरी मूल, श्वसन मूल। अब जैसे इस जड़ का नाम ये श्वसन मूल, निश्चित तौर पर ये जड़ किसमें मदद करेगा? किसमें मदद करेगा? श्वसन में मदद करेगा। तो ये जो श्वसन में मदद करने वाले अपस्थानिक जड़ है रिस्पायरेटरी रूट, रिस्पायरेटरी रूट ये पाया जाता दोस्तों जलीय पौधा में। किसमें पाया जाता है? जलीय पौधा में, सब में नहीं पाया जाता। किस पौधा में पाया जाता है? जलीय पौधा में पाया जाता है। रिस्पायरेटरी रूट नामक अपस्थानिक जड़ किन पौधों में? जलीय पौधों में। चूषण मूल नामक अपस्थानिक जड़ किस पौधे में? किस पौधे में? श्वसन मूल। तो जलीय पौधे के जो तनों होते हैं, जलीय पौधे के जो तनों होते हैं, उसी तनों से निकलते हैं क्या? और इस श्वसन मूल नामक अपस्थानिक जड़ में इतनी क्षमता है, श्वसन मूल नामक अपस्थानिक जड़ में इतनी क्षमता है कि ये वायुमंडल के ऑक्सीजन को ग्रहण करके पौधों को प्रदान कर सकते हैं ताकि पौधा श्वसन कर सके। आप जानते हैं कि जलीय पौधे का 70 से 80% हिस्सा जल में डूबे रहते हैं, और जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। अगर जल पूरी तरह से स्वच्छ है, जल जरा सा भी प्रदूषित नहीं है, तो उस जल में ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा 4% होती है, और उस 4% ऑक्सीजन जलीय जीव के लिए भी रहते हैं। तो जलीय जीव अगर ऑक्सीजन का ज्यादा उपयोग कर लेंगे तो निश्चित तौर पर जलीय पौधों को जल में घुले ऑक्सीजन की उतनी उपलब्धता नहीं हो पाएगी। तो ऐसे ही पौधों में रहते हैं दोस्तों श्वसन मूल। जलीय पौधे के तने के पर्व संधि से निकलकर ये श्वसन मूल वायुमंडल में लहराते रहते हैं, फहराते रहते हैं, और इस श्वसन मूल में इतनी क्षमता है दोस्तों कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन को क्या कर सकता है? क्लियर हो गया? एग्जाम्पल याद है जी? जोसिया जलीय पौधा है, एक नाम बता दिए, उस कम से कम एक नाम जो ये नोट में एग्जाम्पल में जो नाम दिया वो तो याद रखना ही पड़ेगा। जोसिया में कौन जड़? तीसरा दोस्तों एपिफाइटिक रूट। एपिफाइटिक रूट, एपिफाइटिक रूट ऊपरी रोही मूल, सॉरी ऊपरी अधिपादप, अधिपादप मूल। सबसे पहले आपको यह समझना होगा एपिफाइटिक प्लांट किसे कहते हैं? एपिफाइटिक प्लांट किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जो यांत्रिक सहायता के लिए दूसरे पौधे पर चढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? एपिफाइटिक प्लांट कहते हैं। लेकिन एक और विशेषता को समझिए, एपिफाइटिक प्लांट यांत्रिक सहायता के लिए दूसरे पौधे पर इसलिए चढ़ते हैं कि नीचे जमीन पर उसे सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे कमजोर पौधे जो जमीन पर उगकर फैलते हैं
लेकिन जब उन्हें सूर्य के प्रकाश का अभाव होने लगता है तो वह दूसरे पौधे के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं कि ताकि उन्हें सूर्य की पर्याप्त प्रकाश मिल सके और वे प्रकाश संश्लेषण ठीक से कर सके। उस प्लांट को क्या कहते हैं? एपिफाइटिक प्लांट कहते हैं। एपिफाइटिक प्लांट कहते हैं। आप कहिएगा कद्दू करेला भी दूसरे पौधे पर चढ़ जाएगा, लेकिन कद्दू और करेला एपिफाइटिक प्लांट के श्रेणी में नहीं आते हैं। कद्दू और करेला एपिफाइटिक प्लांट के श्रेणी में नहीं आते हैं दोस्तों। उसमें एपिफाइटिक रूट्स नहीं पाए जाते हैं। एपिफाइटिक रूट प्राय उन जंगलों में ज्यादा उगते हैं जहां वर्ष भर वर्षा होती है, जिसे सदाबहार वन कहते हैं। आप एक बात तो जानते हैं, सदाबहार वन बहुत घने होते हैं। सदाबहार वन जो होते हैं, सदाबहार वन जो होते हैं उसमें सालों भर वर्षा होते रहती है, और सालों भर वर्षा होने के कारण बड़े बड़े वृक्षों में खूब बढ़वार होता है। बड़े बड़े वृक्ष इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि नीचे जमीन पर सूर्य के प्रकाश को पड़ने नहीं देते हैं। इसलिए जमीन पर कुछ पौधे जो उगते हैं उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने के कारण वे बड़े वृक्ष के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं, जिन्हें सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता है। उसे ही क्या कहते हैं? एपिफाइटिक प्लांट। तो एपिफाइटिक प्लांट वे पौधे हैं जो सूर्य के रोशनी के लिए दूसरे पौधों के सहारे ऊपर बढ़ते हैं। एपिफाइटिक प्लांट दूसरे पौधों के सहारे ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन किस लिए? सूर्य के प्रकाश के लिए। अगर उसे नीचे में सूर्य का पर्याप्त प्रकाश मिलेगा तो वो दूसरे पौधे का सहारा लेकर ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो एपिफाइटिक प्लांट समझ गए ना क्या है? ऐसे पौधे जो सूर्य के प्रकाश के लिए दूसरे पौधे का सहारा लेकर ऊपर उड़ते, उसे क्या कहते हैं? और एपिफाइटिक प्लांट में ही क्या पाया जाता है? एपिफाइटिक रूट पाया जाता है। इसी रूट के सहायता से ये दूसरे पौधे पर चढ़ते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं। एपिफाइटिक प्लांट में जो ये एपिफाइटिक रूट नामक अपस्थानिक जड़ है, इस जड़ का काम है दूसरे पौधे पर चढ़ने में मदद करना, दूसरे पौधे पर चढ़ने में मदद करना। और एपिफाइटिक रूट की विशेषता कि दोस्तों इसमें एक खास प्रकार का उत्तक होता है, जिसको क्या कहते हैं? बिलामेन उत्तक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बिलामेन उत्तक कहते हैं। और बिलामेन उत्तक ऐसा उत्तक है जिसमें वायुमंडलीय नमी अवशोषण की वायुमंडलीय नमी अवशोषण की क्षमता होती है। वायुमंडलीय नमी अवशोषण की क्षमता होती है। किस उत्तक में? बिलामेन उत्तक किसमें पाया जाता है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? ऐसे पौधे जो सूर्य के प्रकाश के प्राप्त करने के लिए दूसरे पौधे का सहारा लेकर ऊपर उठते हैं, उसे एपिफाइटिक प्लांट कहते हैं। एपिफाइटिक प्लांट में एपिफाइटिक रूट होते हैं, और ये रूट उन्हें दूसरे पौधे पर चढ़ने में मदद करते हैं दोस्तों। और एपिफाइटिक रूट प्राय उन जंगलों में बहुत पाया जाता है जहां वर्ष भर वर्षा होती है। एपिफाइटिक प्लांट प्राय उस जंगल में ज्यादा उगते हैं जहां वर्ष भर वर्षा उगती है, और जहां वर्ष भर वर्षा होती है उसे हम सदाबहार वन कहते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? और एग्जाम्पल में किसका नाम याद रखना है? किसका? आर्किड का पौधा। क्लियर हो गया? आइए चौथा है एसी मिलिट्री।
एसिमिलेटरी रूट, इसे कहते हैं स्वांगी कारक। क्या कहते हैं? स्वांगी। स्वांगी कारक मूल, स्वांगी कारक मूल, स्वांगी कारक मूल, स्वांगी कारक मूल एक ऐसा जड़ है जो जड़ का काम छोड़कर पत्तियों का काम करने लगता है। स्वांगी कारक मूल या स्वांगी कारक जड़ एक ऐसा अपस्थानिक जड़ है जो पत्तियों के तरह काम करने लगते हैं, अर्थात ये जड़ प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। किसमें? प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। ऐसा जड़ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण में मदद करे। प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह से नहीं करता बल्कि उसमें मदद करता है। ध्यान रखिएगा, स्वांगी कारक मूल का काम है पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण करना। जब मुख्य पौधे अपने पत्तियों से संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है तो पौधे के ये स्वांगी कारक मूल कुछ समय तक प्रकाश संश्लेषण करके पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करते रहते हैं। और ये पाया जाता है दोस्तों सिंघाड़ा के पौधा में। किसके पौधे में? सिंघाड़ा के पौधे में। सिंघाड़ा लिट्टी सिंघाड़ा नहीं, समझ रहे ना? हाँ समझ रहे दोस्तों। क्लियर हो गया है कि नहीं? क्लियर हो गया? आइए देखिए एक बार याद कर लेते हैं दोस्तों। ऐसे अपस्थानिक जड़ जो पौधे में जैविक कार्यों में मदद करते हैं, ऐसे अपस्थानिक जड़ जो पौधों को जैविक कार्य करने में मदद करते हैं, वो भी 4 प्रकार के होते हैं। चूषण मूल किसमें पाया जाता है? परजीवी पौधा में पाया जाता है। चंदन कैसा परजीवी है? अमरबेल कैसा परजीवी है? रिस्पायरेटरी रूट किसमें पाया जाता है? जलीय पौधा में इपीफाइटिक रूट किसमें पाया जाता है? इपीफाइटिक प्लांट उसे कहते हैं जो सूर्य के प्रकाश के लिए दूसरे पौधे को सहारा लेकर ऊपर बढ़ते हैं। इपीफाइटिक रूट में कौन सा विशेष ऊतक होता है? बिलामेन ऊतक। बिलामेन ऊतक का क्या कार्य है? एसिमिलेटरी रूट। एसिमिलेटरी रूट पौधे को किसमें मदद करते हैं? एसिमिलेटरी रूट पौधे को किसमें मदद करते हैं? क्लियर हो गया? बात समझ गए? चंदन के पेड़ में कैसा अपस्थानिक जड़? चूषण मूल। चंदन के पौधे में, अमरबेल के पौधे में, ऑर्किड के पौधे में, ऑर्किड के पौधे में इपीफाइटिक रूट, जूसिया के पौधे में रिस्पायरेटरी रूट, डहेलिया के पौधे में पुलकित, पुलकित डहेलिया के पौधे में। तब नहीं याद हुआ? एक बार और दोनों तीनों अपस्थानिक जड़ को एक बार याद कीजिए। तो याद कीजिए, 5 मिनट लगेगा। याद कीजिए ऑनलाइन वाले दोस्त, तीनों अपस्थानिक जो जड़ के एग्जाम्पल को याद करिए। एक क्वेश्चन है, लौकी और कदीमा का पौधा आमने सामने लगाने पर क्यों नहीं फल देता? हूं मैं गॉड काइन फल देता जी। किसका? लौकी कदीमा। बहुत लोग तो समझ भी नहीं रहे। कदीमा समझ रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं। ठीक है एकदम। जो कि पश्चिमी चंपारण मगध वाले क्षेत्र से होंगे उनको थोड़ा दिक्कत होता होगा। लौकी और कदीमा का पौधा आमने सामने लगाने पर क्यों नहीं फल देता है? बिल्कुल फल देगा। आज हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, फल तोड़ते तोड़ते थक जाइएगा। एक बारे इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते? इमरजेंसी हार्मोन के बारे हार्मोन एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। एड्रेनलिन को, कदीमा को मुसल्लफपुर हाट में भी कदीमेन कहा जाता है।
अरे पीले पीले फल, बड़े बड़े फल, ठीक है, लंबे समय तक स्टोर होने वाले फल। अब देखिए, अब हल्ला मत करिए, सुनिए सुनिए सुनिए। कद्दू और कदीमा एक साथ आमने सामने लगा देने पर फल देता है, बस आपको कोशिश रखनी है कि पोलिनेशन होनी चाहिए, पोलिनेशन रुकनी नहीं चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, समाज में कुछ बात जो है ना वैसे प्रचलित है, जबकि वैसे होता नहीं है। कद्दू और कदीमा में ठीक से फल लगे, इसके लिए पोलिनेशन होना जरूरी है। पोलिनेशन करवा दीजिए, हाथों से करवा दीजिए, अपने फलने लगेगा। अब गौर समय बहुत कहेगा मछली और दूध एक साथ खाएगा ना सफेद दाग हो जाएगा। कोई तुक नहीं है, पूरी तरह से अंधविश्वास है। मछली खाए उसके बाद जबरदस्त दूध पीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों तनाव पर, आते हैं तनाव पर। आइए तनाव पर, हल्ला मत करिए, बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है, कृपया शांत रहिए। तनाव, इससे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि बीज के दो हिस्से होते हैं। बीज के कितने हिस्से? ठीक है, मूलांकुर से विकसित होता है जड़, मूलांकुर से विकसित होता है जड़, मूलांकुर से विकसित होता है, और परांकुर से विकसित होता है तना। परांकुर से विकसित होता है तना, ठीक है। परांकुर यानी प्लूम्यूल, और मूलांकुर यानी रेडिकल, रेडिकल। तो दोस्तों हम इससे पहले ही जान चुके हैं कि पौधे के बीच, पौधे के बीचों में, सॉरी, पौधे के बीज में दो भाग होते हैं, मूलांकुर और परांकुर, मूलांकुर और परांकुर। मूलांकुर से जो भाग विकसित हुआ उसे क्या कहते हैं? और परांकुर से जो भाग विकसित हुआ, मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ जो है उसमें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि हो रहा है, और इसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि हो रहा है। और ये बात जानते, तना ऊपर की तरफ जाएगा, जड़ नीचे की तरफ आएगा। तो पौधे में तना वही हिस्सा है जिसका विकास बीजों के परांकुर से हुआ है। तने पौधे का वही भाग है जिसका विकास बीजों के परांकुर से हुआ है, जिसका विकास बीजों के परांकुर से हुआ है। और जो तने की सबसे बड़ी विशेषता है कि तने में नोड और इंटरनोड होते हैं, तने में नोड और इंटरनोड होते हैं, तने में नोड और इंटरनोड होते हैं। अब नोड किसे कहते हैं? तो तने के वो हिस्से जहां से पत्तियां निकलती है, जहां से कलियां निकलती है, जहां से पत्तियां निकलती है, जहां से कलियां निकलती है, जहां से पत्तियां निकलती है, जहां से कलियां निकलती है, उसे ही कहते हैं दोस्तों नोड। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पर्व संधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पर्व संधि कहते हैं। ये भी पर्व संधि है, ये भी पर्व संधि। वैसे आप समझिए ना, संधि का मतलब ये होता है जोर। तने में संधि वही है जहां पर है जोर। पर्व संधि तने के उस हिस्से को कहते हैं जहां से पत्तियां निकलती है, जहां से कलियां निकलती है दोस्तों। और दो पर्व संधि के बीच के दूरी को पर्व कहते हैं। दो पर्व संधि के बीच के दूरी को पर्व कहते हैं। दो पर्व संधि के बीच के दूरी को पर्व कहते हैं, और पर्व को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों इंटर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं, इंटर नोड। तो तने की सबसे बड़ी विशेषता है कि तने में पर्व और पर्व संधियां होते हैं। तने में पर्व और पर्व संधियां होते हैं। पौधे के वे हिस्से जहां पर पर्व और पर्व संधियां मौजूद है, निश्चित ही वो हिस्से तना ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। पर्व संधि को हिंदी में नोड और पर्व को हिंदी में इंटर नोड। और इंटर का मतलब ये होता है बीच।
ग्रेजुएशन मैट्रिक के बीच क्या होता है? इंटर होता है। ठीक है, तो इंटर का मतलब ये होता है बिचला, बीच वाला भाग। तो दो पर्व संधि के बीच के जगह को क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं। दो पर्व संधि के बीच के जगह को क्या कहते हैं? यहां से यहां तक का हिस्सा क्या कहलाएगा? ये हिस्सा क्या कहलाएगा? अब क्लियर नहीं ना? तो तने पौधे के वही हिस्से हैं दोस्तों, तने पौधे के वही हिस्से हैं जिसका विकास बीजों के परांकुर से हुआ है। और तने की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनमें पर्व संधियां और पर्व पाए जाते हैं, पर्व संधियां और पर्व पाए जाते हैं। अगर पौधे के किसी हिस्से में पर्व और पर्व संधियों की पहचान कर ली गई है तो 100% वो हिस्सा तना ही होगा और कोई नहीं हो सकता, वो तना ही होगा दोस्तों। अब तने के बारे में आप सब कुछ जान ही चुके हैं दोस्तों, लेकिन हम तने के मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। पौधे के जो भिन्न भिन्न पौधे के जो तने होते हैं दोस्तों, भिन्न भिन्न पौधे के जो तने होते हैं वह 3 तरह के हो सकते हैं। भिन्न भिन्न पौधे के जो तने हो सकते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के हो सकते हैं। एक अंडर ग्राउंड, एक हो गया अंडर ग्राउंड, दूसरा हो गया सब एरियल, सब एरियल, और तीसरा हो गया एरियल यानी वायवीय तनों। वायवीय तनों अर्धवायवीय तनों और भूमिगत तनों। तो पौधे के तने कितने तरह के हो सकते हैं? तने की सबसे बड़ी पहचान क्या है? कि उसमें पर्व और तने कितने प्रकार के हो सकते हैं? भूमिगत का अर्थ आप समझ रहे, भूमि के भीतर। अर्धवायवीय का मतलब आधा जमीन के ऊपर, आधा जमीन के, और वायवीय का मतलब वह जमीन के। अधिकांश पौधे के तने क्या होते हैं? वायवीय ही होते हैं। लेकिन कुछ पौधे के तने भूमिगत होते हैं, कुछ पौधे के तने के कुछ हिस्से जमीन के ऊपर, कुछ हिस्से जमीन के नीचे होते हैं। ऐसे तने को क्या कहते हैं? अर्धवायवीय तने कहते हैं। पहले आइए भूमिगत तना पर। भूमिगत तना ऐसे तने जो भूमि के भीतर रहते हैं उसे भूमिगत तना कहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भूमिगत तो जड़ होता है, भूमिगत तो जड़ होता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि भूमि के भीतर वाला भाग तना है, जड़ नहीं है? तो भूमिगत तने की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भूमिगत तने नए पौधे उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, लेकिन भूमिगत जड़ नए पौधे उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते। भूमिगत हिस्सा अगर तना है तो उस तने की खासियत यह है दोस्तों कि उससे नया पौधा विकसित होगा, नया पौधा विकसित होगा। बस समझ गए कि नहीं? लेकिन अगर जड़ है तो जड़ से नया पौधा विकसित, गाजर जड़ है लेकिन आलू जड़ नहीं, तना है। क्योंकि आप जानते हैं कि आलू से नया आलू का पौधा विकसित हो सकता है, आलू से नया आलू का पौधा विकसित हो सकता है, इसीलिए आलू तना है दोस्तों, आलू तना है। तो भूमिगत तने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब जो भूमिगत तना होते हैं वो भी 4 तरह के हो सकते हैं। भूमिगत तना जो है वो भी कितने तरह के? 4 तरह से। भूमिगत तना कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। भूमिगत तना कितने प्रकार के? 4 प्रकार। भूमिगत तना कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला है दोस्तों ट्यूबर। पहला क्या है? ट्यूबर। और इसका एग्जाम्पल क्या रखना है? आलू। और ट्यूबर को हिंदी में कहते हैं कंद। कंद कहते हैं, क्या कहते हैं?
सबसे पहले तो आपसे ये पूछ देगा आलू क्या है, और अगर पूछ दे आलू कैसा तना, कंद। अब कहिएगा कंद क्या होता है, तो जैसा आलू होता है वैसे ही कंद होता है। आलू ही कंद है, कंद ही आलू है। दूसरा राइजोम, दूसरा राइजोम, और इसको कहते हैं, सॉरी, प्रकंद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रकंद। और इसका उदाहरण है हल्दी और, बस सारा खेल एग्जाम्पल पर है इस चैप्टर में। हल्दी और अदरक क्या है, और आप जानते हैं कि हल्दी में भी क्षमता है कि नया पौधा निकाल सके, और हल्दी का भाई ये है अदरक, अग्नि है। अदरक में भी क्षमता है कि नया अदरक का पौधा निकाल सके। हल्दी और अदरक चूंकि नए पौधे उत्पन्न करने में सक्षम है, इसलिए ये क्या है, तना है। और तना में कैसा तना है, ये क्वेश्चन खूब पूछा गया। आलू क्या है, हल्दी अदरक क्या है, हल्दी अदरक क्या है, प्रकंद। अब तीसरा है दोस्तों कौर्म। कौर्म, इसको क्या कहते हैं, घनकंद। और इसका उदाहरण है क्या, ओल, 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 ओल। इसको कचालू भी कहते, क्या कहते हैं, कचालू। अरबी, अरबी सब अरबी जानते हैं? अरबी नहीं जानते, मुसल्लपुर हाट में बिकता है, ठीक है। ओल, ओल भी क्या है दोस्तों, तना है। ओल क्या है, ओल कैसा तना है। और उसके बाद चौथा आता है बल्ब। चौथा क्या आता है, बल्ब। बल्ब, बल्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, सल्क कंद कहते हैं। बल्ब को हिंदी क्या कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, प्याज, लहसुन, प्याज, लहसुन। तो आपको यहां पर क्या क्या याद रखना है कि आलू, हल्दी, अदरक, ओल, प्याज, लहसुन सब तना है। और इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि भूमिगत तने की सबसे बड़ी पहचान है, भूमिगत तने की सबसे बड़ी पहचान है कि उससे नए पौधे उत्पन्न हो सकता है, उसमें नए पौधे उत्पन्न हो सकता है, उनमें नए पौधे उत्पन्न हो सकता है। एक विद्यार्थी दर फरार है कि एरियल को आकाशी लिखा हुआ है, आकाशी वायवीय एक दूसरे के पर्यायवाची है, टेंशन नहीं लीजिए। तो आलू तनो है, हल्दी तनो है, अदरक तनो है, ओल तनो है, प्याज तनो है, लहसुन तनो है। और इस भूमिगत तने की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये नए पौधे उगाने में क्या है, ये नए पौधे उगाने में क्या है, सक्षम है। अब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, आलू कैसा तना है, कंद, हल्दी, अदरक, परकंद, ओल, अरबी, प्याज, लहसुन। ज्यादा फिर आपको बताए हैं, आपका व्यवहार शिक्षित व्यक्ति की तरह होनी चाहिए, लफवा की तरह नहीं। सब एरियल, सब एरियल, अर्धवायवीय। फिर बात हो रहा है अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसे तने जिसका कुछ हिस्सा जमीन के भीतर और कुछ हिस्सा जमीन के, उसे क्या कहते हैं, अर्धवायवीय तने। अर्धवायवीय तने का अंग्रेजी नाम याद रखिएगा। पहला दोस्तों क्या है, रनर। पहला आपका क्या है, रनर। और रनर जो है ये पाया जाता है दोस्तों किस में, दूब घास में। अब ये तने की क्या विशेषता है, इस तने की क्या विशेषता दोस्तों, ये तने दौड़ते रहेगा, क्या करेगा, दौड़ते रहेगा। और इसके पर्व संधि से, इसके पर्व संधि से, इसके पर्व संधि से, इसके
पर्व संधि से पत्ता निकला रहेगा, पर्व संधि से पत्ता निकला रहेगा, पर्व संधि से पत्ता निकला। जहां जहां पर्व संधि होगा वहां वहां पर्व संधियों से क्या निकला रहेगा, पत्ता निकला रहेगा। वहां वहां पर्व संधियों से क्या निकला रहेगा, पत्ता निकला रहेगा, पत्ता निकला रहेगा। दिख रहे नहीं, ये तनो है। और ये नहीं लग रहा कि दौड़ रहा है, लग रहा है कि नहीं? एक भूमि पर दौड़ने वाला तना दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। और इस तने की विशेषता कि हर पर्व संधि से, हर पर्व संधि से, हर पर्व संधि से दोस्तों क्या निकलते हैं दोस्तों, पत्ते निकलते हैं। क्या निकलते हैं, पत्ते। तो ऐसे तने जो भूमि पर अंदर बाहर करके आगे बढ़ते रहते हैं, पर्व संधियों से नए नए पत्ते निकलते रहते हैं, उस तने को क्या कहते हैं, रनर। रनर का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, दूब घास। जमीन पर उगने वाले दूब घास में यही रनर वाला तना होता है, रनर वाला तना होता है। तो रनर तने की पहचान देख लिए कैसा हुआ, यह है रनर। एकदम ये निशान दिए, ये तीर का चिन्ह रहता नहीं है, ये बता रहे कि आगे बढ़ रहा है। क्लियर हो गया। रनर पर तना किसमें पाए जाते हैं। और दोस्तों एग्जाम्पल सिर्फ वही लिए हैं जिसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है। हम दूब घास एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 11th क्लास के एनसीईआरटी में रनर को दूब घास पर ही समझाया गया है। और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पूछने की सबसे ज्यादा चांस होता है। तो जितने भी इस पुस्तक में एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी से हम हूबहू उठाए हैं। ठीक है, अरबी नहीं समझ रहे। हमारे गांव में एक पौधा होता है, उसको बोलता है कि क्या? अच्छा अच्छा, गूगल कर लीजिएगा अरबी। आइए दूसरा, रनर का पहचान सीख है। अब दूसरा एस्टोलोन। एस्टोलोन, अब ये पत्तों के कक्ष से विकसित तना है। ये पत्तों के कक्ष से विकसित तना है। एस्टोलोन पत्तों के कक्ष से विकसित तना। कुछ पौधे के पत्ते हैं, कुछ पौधे के पत्ते होते, जैसे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, ये तने कैसे निकलते हैं। जैसे ये पत्ता हुआ, ये क्या हुआ, पत्ता हुआ। ठीक है, ये पत्ता हुआ। इसी पत्ते के कक्षीय भाग से तने निकलते, कक्षीय भाग से तने निकलते। अब फिर ये मुड़कर पत्तों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। फिर पत्तों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। फिर आगे बढ़ते। पत्तों के कक्ष के कलिका से निकलने वाले तने को क्या कहते हैं, एस्टोलोन। पत्तों के कक्ष से निकलने वाले तनों को क्या कहते हैं, एस्टोलोन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्ट्रॉबेरी। इसका एग्जाम्पल क्या रखिएगा, स्ट्रॉबेरी। इसका एग्जाम्पल क्या रखिएगा दोस्तों, स्ट्रॉबेरी। क्लियर हो गया। तो पत्तों के कक्षीय कलिका से निकलने वाले तना को क्या कहते हैं, एस्टोलोन कहते हैं। पत्तों के कक्षीय कलिका से निकलने वाले तना को क्या कहते हैं, एस्टोलोन कहते हैं। उसके बाद ऐसे तने जो भूमि पर आगे बढ़ते जाते हैं, जिनके पर्व संधियों से पत्ते निकले रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रनर। रनर कहते हैं। एस्टोलोन में एग्जाम्पल किसका याद रखना है, स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल याद रखना है। किसका, स्ट्रॉबेरी। तीसरा है ऑफसेट। तीसरा क्या है, ऑफसेट। अब इस तने की खूबी देखिए, ऑफसेट। इस तने की खूबी देखिए। इस तने के पर्व संधि से, इस तने के पर्व संधि से, यह है तना, और इसके पर्व संधि से ढेर सारे गुच्छे के रूप में जड़ निकलते हैं।
ढेर सारे गुच्छे के रूप में जड़ निकलता है। ऊपर में दोस्तों पत्तियां निकलते हैं। ऊपर में दोस्तों क्या निकला हुआ रहता है? पत्तियां निकला रहता है। ऊपर में क्या निकला रहता है? पत्तियां निकला रहता है। पत्तियां निकला रहता है। फिर कुछ देर के बाद, कुछ दूर के बाद फिर एक पर्व संधि होगा और फिर वहां से ढेर सारा गुच्छों के रूप में क्या निकला रहेगा? जड़ निकला, एकदम बड़े बड़े गुच्छों के रूप में। और फिर ऊपरी भाग से क्या निकला रहेगा? पत्ती निकला रहेगा। ऊपरी भाग से क्या निकले रहेगा? पत्ती निकला हुआ रहेगा। तो इस तरह के तने जो देख रहे हैं, ये तने जो देख रहे हैं, ये कैसा तना है? ऑफसेट तना। ये कैसा तना दोस्तों? ऑफसेट तना है। ऑफसेट तना है दोस्तों, ऑफसेट तना है। ऑफसेट तना के पर्व संधियों से ये है तना। इसी को नहीं तना समझ, ये जड़ है, ये है तना। तो ऑफसेट तने की विशेषता है कि इस तने के पर्व संधियों से लंबे लंबे पतले पतले धागे के समान जड़ गुच्छों के रूप में निकलता। ऊपर जड़ नीचे जड़ों का गुच्छा, ऊपर जड़ नीचे जड़ों का गुच्छा। ऐसे जड़ को क्या कहते हैं? ऑफसेट जड़ कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल याद रखना, क्या? जलकुंभी। जलकुंभी, क्लियर? याद रखना, एकदम एग्जाम्पल याद रखना दोस्तों। दूब घास में कैसा जड़? रनर। स्ट्रॉबेरी में, हाँ स्ट्रॉबेरी में। दूब घास में रनर, दूब घास में रनर। स्ट्रॉबेरी में, स्ट्रॉबेरी में जलकुंभी। जलकुंभी ऑफसेट, जलकुंभी में ऑफसेट। चौथा प्रकार, चौथा है सकर। सकिंग अलग था, यह सकर। एगो सकिंग पढ़ें जी, सकर। अब सकर जड़ कैसा होता है? सकर जड़ कैसा होता है? मान लीजिए किसी पौधे में एक मुख्य तना है, एक मुख्य तना है, एक मुख्य तना है। और यह है मिट्टी का लेयर, ठीक है? यह मुख्य तना है दोस्तों। और यह है पौधा, यह है पौधा। तो मिट्टी के भीतर तने के कुछ हिस्से से इस तरह का तना निकल करके नए पौधे खिला दे। क्या करे? नए पौधे खिला दे, मतलब नए पौधे उत्पन्न करने की क्षमता है। कुछ पौधे, यह है मिट्टी का लेयर। यह क्या है? मिट्टी के लेयर। और यहां से जड़ निकले, यहां से जड़ निकले, और यहां से जड़ निकले। तो ऐसे ही तना को, जड़ की बात करें तो जड़ नहीं होगा, तना की बात हो रही है। तो ऐसे तने, मुख्य तने से निकले पार्श्व तना, तो तंत्र वृक्ष के रूप में मुख्य तने से निकले तना, मुख्य तने से निकले तना जो स्वतंत्र रूप से पौधों के रूप में परिवर्तित होने की क्षमता रखते, उसे क्या कहते हैं? सकर कहते। उसे क्या कहते दोस्तों? सकर कहते। तो सकर तने की विशेषता होती है कि वे पौधे के मुख्य तनों से निकलते हैं। और इस तने में इतना क्षमता कि यहां से काट दीजिए फिर लगा दीजिए तो वो नया पौधा बनने की क्षमता रखेगा, नया पौधा बनने की क्षमता रखेगा। समझ गए? हर जड़ का कॉन्सेप्ट, हर तना का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? और शक्कर पाया जाता गुलदाउदी के पौधे में। किसमें पाए जाते हैं? गुलदाउदी। गुलदाउदी फूल का पौधा है। किसका पौधा है? फूल का पौधा है। क्लियर हो गया? तो दूब घास में कैसा? रनर। दूब घास में कैसा? रनर। स्ट्रॉबेरी में एस्ट्रोलेन। जलकुंभी में, गुलदाउदी में शक्कर, गुलदाउदी में शक्कर। क्लियर हो गया? बात समझ गए? एक बार फिर से समझ विकसित कर लीजिए। हमें लगता है कि अब फोटो देखकर पहचान जाइएगा कौन कैसा जड़ है। नहीं पहचान जाइएगा। रनर पर्व संधि से, रनर के पर्व संधि से पत्ता निकला हुआ है। एस्ट्रोलेन पत्ती के कक्षीय कली से निकलते हैं। एस्ट्रोलेन तना पत्तों के कक्ष से निकलते हैं, पत्तों के कक्ष से निकलते हैं।
और ऑफसेट की विशेषता है कि ऑफसेट तने के पर्व संधियों से लंबे लंबे जड़ निकलते हैं, नीचे लंबे लंबे जड़ ऊपर पत्ता, नीचे लंबे लंबे जड़ ऊपर पत्ता। और शक्कर की विशेषता देखे कि नहीं देखे, शक्कर की विशेषता को देख, लेकिन शक्कर तने कैसे होते हैं, क्लियर हो गया। तो आलू कैसा तना है, कंद, प्याज लहसुन, सल्क कंद, प्याज लहसुन, सल्क कंद, ओल अरबी, घन कंद, हल्दी अदरक, प्रकंद, हल्दी अदरक। दूब घास में कैसा तना, दूब घास में रनर, गुलदाउदी में शक्कर, गुलदाउदी में शक्कर। अब दोस्तों एरियल, एरियल एरियल एसटी, फिर हल्ला, बातचीत नहीं दोस्तों, बातचीत नहीं। एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दूब घास को उखाड़ कर फेंक देते तो वह सूख जाता है, लेकिन बारिश होने पर फिर उग जाता है। मतलब दूब घास का रनर रनिंग कर दिया, दूब घास के रनर तने को पूरी तरह से निकालना पड़ेगा। अगर हल्का सा भी रनर वाला तना मिट्टी में रह गया तो बारिश होते हुए पागल की तरह रनिंग करेगा और पूरे मिट्टी, पूरे जमीन को अपने दूब से जमीन दोद कर देगा दोस्त। आइए एरियल, एरियल को हिंदी में आकाशीय भी कहते हैं और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिकांश पौधे में वायवीय तने होते हैं। जो तना पूरी तरह से जमीन के ऊपर है उसे क्या कहते हैं, वायवीय तने कहते हैं। जो तने पूरी तरह से जमीन के ऊपर है उसे क्या कहते हैं, वायवीय तने कहते हैं। अधिकांश पौधे में यही तना पाए जाते हैं। कुछ पौधे के तने जो वायवीय तने जो होते हैं वो अलग अलग तरह से मॉडिफाइड हो जाते हैं। कुछ पौधे के जो वायवीय तने होते हैं वो अलग अलग तरीके से क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। वे अलग अलग तरह से क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। और इसका मॉडिफिकेशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक है फैले, फैले, फैलो कोलेडी, फैलो क्लेडी, ठीक है। और दूसरा क्ले डोडी, फैले क्लेडी और दूसरा क्या है, क्लेडोडी। दोनों एक ही तरह का तना है, दोनों एक ही तरह के तने हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए एक है। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ऐसे तने, ऐसे तने, ऐसे तने जो पत्ती में, ऐसे तने जो पत्ती में रूपांतरित होकर, पत्ते में रूपांतरित होकर, पत्ते में रूपांतरित होकर प्रकाश संश्लेषण करने लगते हैं, 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 उसे फाइलोक्लेडी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइलोक्लेडी कहते हैं, फाइलोक्लेडी कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे। ऐसे पौधे जिसके तने तने के रूप में नहीं रहते बल्कि वो क्या बन जाते हैं, पत्ती। वो वास्तविक पत्ती नहीं है, तना कन्वर्ट हो गया किस में, आपको दिखेगा कि ये पत्ती है। जैसे नागफेनी का पत्ता देखे हैं, वो पत्ता नहीं, वो क्या है, तना है, और हरा रंग का होता है ना, वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो पौधों के ऐसे तने जो पत्तियों में रूपांतरित हो जाते हैं, पत्तियों में रूपांतरित हो जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसी तने को फाइलोक्लेडी या क्लेडोडी कहते हैं। अब फाइलोक्लेडी और क्लेडोडी में अंतर क्या होता है, तो फाइलोक्लेडी में क्या होता है दोस्तों कि पर्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पर्व। इस तरह का हो सकता है,
इस तरह का हो सकता है। एक तना है, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर दूसरा, जैसे नागफेनी में आप देखे होंगे। लेकिन क्लेडोडी में क्या होता है कि एक ही होता दोस्तों, एक ही होता, उसके ऊपर दूसरा नहीं होता, उसके ऊपर दूसरा नहीं होता है। ठीक है, तो फैले कलोडी में फलक बना रहता है, एक उसके ऊपर एक, उसके ऊपर दो, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, या दो ही रह सकता है। लेकिन क्लेडोडी में तने के ऊपर तने का निर्माण, या तने जो पत्ता बन गया है उस पत्ते के ऊपर पत्ता का निर्माण नहीं होता है। जबकि फैले कलोडी में पत्ते के ऊपर पत्ता या फिर तना है ये वास्तविक में, तो तने के ऊपर तने हो जाते हैं। बात समझ गए ना? तो ऐसे तने जो पत्तियों के तरह दिखते हैं, पूरी तरह से पत्तियों में रूपांतरित हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने लगते हैं, उसे हम फाइलोक्लेडी या क्लेडोडी कहते हैं, फाइलोक्लेडी या क्लेडोडी कहते हैं। और ये तने दोस्तों फाइलोक्लेडी और क्लेडोडी में अंतर समझ गए दोस्तों? फाइलोक्लेडी और क्लेडोडी में अंतर समझ गए ना? क्लियर हो गया? अब तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, नागफेनी में कैसा, नागफेनी में कैसा, सतावर और रसकस में कैसा, क्लेडोडी सतावर और रसकस के पौधा में कैसा। उसके बाद है एस्ट्रीम थ्रोन, एस्ट्रीम थ्रोन, एस्ट्रीम थ्रोन यानी कैसा पौधा, कांटा वाला तना। कांटा वाला तना को क्या कहते हैं? एस्ट्रीम थ्रोन कहते हैं। कांटा वाला तना को क्या कहते हैं? एस्ट्रीम थ्रोन कहते हैं। कांटे वाले तनों को क्या कहते हैं? एस्ट्रीम थ्रोन कहते हैं। कांटे वाले तने को क्या कहते हैं? एस्ट्रीम थ्रोन। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद एस्ट्रीम टेंड्रिल, एस्ट्रीम टेंड्रिल। और दोस्तों थोड़ा सा यहां पर देना कि एस्ट्रीम टेंड्रिल और एक होता है लीफ टेंड्रिल। क्या होता है? लीफ टेंड्रिल। एस्ट्रीम टेंड्रिल और लीफ टेंड्रिल, एस्ट्रीम टेंड्रिल और लीफ टेंड्रिल। तो इसमें क्या अंतर है इसको समझिए, बोर्ड बहुत स्लो हो गया। एस्ट्रीम टेंड्रिल और लीफ टेंड्रिल में क्या है? ये सबसे पहले कमजोर तने में पाए जाते हैं, जैसे ये है, यहां से पत्ता निकला, यहां से भी पत्ता निकला, फिर यहां से भी पत्ता निकला, यहां से भी पत्ता निकला, अब फिर ये आगे बढ़ गया। ये जो इस वाले हिस्से से, इसे ही क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं दोस्तों? एस्ट्रीम टेंड्रिल। ये क्या है? और एक होता क्या? सो रहे हैं जी, बनिएगा दरोगा, सोते हैं क्लास। एस्ट्रीम टेंड्रिल समझ गए? एक होता है लीफ टेंड्रिल, एक क्या होता है? लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल को समझिए, यह पत्ता, यह पत्ता, लीफ टेंड्रिल। ये क्या है दोस्तों? लीफ टेंड्रिल। और ये क्या है? तो एस्ट्रीम टेंड्रिल हमेशा पर्व संधि से निकलता है। एस्ट्रीम टेंड्रिल हमेशा, और तने के अग्रभाग से जो निकला है, तने के अग्रभाग से जो निकला है वो क्या है दोस्तों? लीफ टेंड्रिल। ये क्या है दोस्तों? लीफ टेंड्रिल। ये तने के पर्व संधि से नहीं निकला। और ये क्या है? एस्ट्रीम टेंड्रिल। ये क्या है दोस्तों? एस्ट्रीम टेंड्रिल। समझ गए ना? तो कमजोर तने के कमजोर तने में जिसमें स्प्रिंग के समान संरचनाएं निकलती है, ऐसे तने को क्या कहते हैं? एस्ट्रीम टेंड्रिल। कभी कभी मिस्टेक हो जाएगा, अंतर नहीं कर पाइएगा एस्ट्रीम टेंड्रिल और लीफ टेंड्रिल। एस्ट्रीम टेंड्रिल और लीफ टेंड्रिल में तो अंतर करना सीख गए हैं ना? कोई दिक्कत नहीं होगा। एस्ट्रीम टेंड्रिल में कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए ना? एस्ट्रीम थ्रोन किसे कहते हैं? क्लियर हो गया? अब है बुलबिल। बुलबिल ये तना नहीं है, ये पत्ती है दोस्तों। ये क्या है? यहां पर तना रूपांतरित हुआ किस में? यहां पर पत्ती रूपांतरित हुआ किस में?
पत्ती जब टेंडिल में रूपांतरित हो जाए तो लीफ टेंडिल, तनो जब टेंडिल में रूपांतरित हो जाए तो एस्टीम टेंडिल। क्लियर हो गया, बात समझ गए। अब आइए दोस्तों आगे, अगला तनो है बुलबिल। बुलबिल, अब बुलबिल तनो कैसा होता है, तो जैसे ये तनो है और इससे मान लीजिए पत्ती निकला हुआ है, ठीक है। ये मेन पौधा है और इससे पत्तियां निकला हुआ है। तो यहीं पर दोस्तों एक घुमावदार संरचना रहती है। यहीं पर क्या रहता है, एक घुमावदार संरचना, एकदम पंखा के तरह घूमते घूमते हुए। अगर इस तरह की संरचना है तो ऐसे तने को क्या कहते हैं, बुलबिल तना कहते हैं, जो रतालू के पौधे में पाया जाता है। आपको बस याद रखना है, ठीक है। एकदम पत्ती के नीचे में एकदम इस तरह का घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए संरचना रहेगा, छोटा सा। तो इसे क्या कहते हैं, बुलबिल तना। क्लियर हो गया, बस आप एग्जाम्पल याद रखिएगा ना। क्लियर हो गया, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दोस्तों इस चैप्टर में लीफ बच गया तो लीफ आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। लीफ पढ़ना पड़ेगा नहीं, कल से जेनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करेगा। अब पढ़िए नहीं, गजब गजब। लीफ के बारे में खुद से पढ़ लेगा। ऑनलाइन वाले दोस्तों, क्या लीफ के बारे में आप खुद से नहीं पढ़ सकते हैं? आप कोशिश करिएगा ना, एकदम सब कुछ याद होगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर। और बाकी इस चैप्टर का प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन आज ही मिल जाएगा। आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा इस चैप्टर को, सिर्फ लीफ छोड़े हैं, बाकी सब कुछ डिटेल में पढ़ाए हैं। कल जेनेटिक्स स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। मिलते हैं कल के क्लास में, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लीप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीप की सिर्फ संरचना है। अच्छा, कल जो है ना जेनेटिक्स से पहले हल्का लीप के बारे में बता देंगे, 5 मिनट बता देंगे, क्या? चलिए क्लियर। लेकिन आज क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, इस चैप्टर का आज ही क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा, आज ही सॉल्यूशन मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है दोस्तों, लेते हैं विदा, मिलते हैं कल के शानदार जानदार क्लास में जेनेटिक्स के साथ। गुड नाइट दोस्तों।